हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि किस तरह से H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कपड़ों को या बालों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। साथ ही हम लोग इसके कुछ खास एप्लीकेशंस को देखेंगे जिनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं और ब्लीचिंग से हमारा क्या तात्पर्य है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्रोमोफोर क्या होता है। क्रोमोफोर बेसिकली वैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनकी वजह से किसी भी कंपाउंड का कलर हमें दिखाई देता है। एक सीधा सा हम अपने डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पेड़ की पत्तियों को हरे देखते हैं तो वो आखिर क्यों होता है। आप सभी जानते हैं, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पत्तियों का हरा रंग उसमें मौजूद क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो बेसिकली क्लोरोफिल एक क्रोमोफोर है। तो ये किस प्रकार से कलर शो करता है तो आप देख सकते हैं। क्लोरोफिल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, क्लोरो एंड फील। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फील का मतलब होता है पत्ता। तो चूँकि ये ग्रीन पत्तों में मोस्टली पाया जाता है तो इसलिए इसका नाम क्लोरोफिल रखा गया है। एक्चुअली यह ब्लू और रेड कलर को एब्जॉर्ब करता है और कम्प्लीमेंट्री में हमें वह ग्रीन कलर को शो करता है। होता क्या है कि जब इस पर लाइट पड़ती है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि मैं कह रहा हूँ ब्लू और रेड, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमें ग्रीन लाइट दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बीटा कैरोटीन है। ये बीटा कैरोटीन जनरली गाजर में पाया जाता है, जिनकी वजह से गाजर का रंग आप पीला पीला देखते होंगे। इसमें आप देख सकते हैं 11 डबल बॉन्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये 11 डबल बॉन्ड्स हैं। इन्हीं की वजह से जब इन पे सनलाइट पड़ता है तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं और इनका कलर जो है वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि चीज़ें और आसानी से समझ में आए। जैसे कि हमारे बॉडी में खून है, ब्लड है, और उस ब्लड में आरबीसी होता है और उस आरबीसी के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला हीमो, दूसरा ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। जब इसमें ऑक्सीजन कंबाइन करेगा आयरन के साथ तो ये Fe2O3 बनाता है और इस प्रकार से इसने ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया और पूरे सेल्स में इसको कैरी करके चला जाएगा, इसलिए इसे ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन भी एक तरह का क्रोमोफोर है, चूँकि ब्लड का रेड कलर उसी Fe2O3 की वजह से रेड आया, इसलिए एक तरह का ये भी क्रोमोफोर है। उसी तरह से हमारे पास एक पीएच इंडिकेटर फिनोप्थलीन है। पीएच इंडिकेटर फिनोप्थलीन है, जिसे पीएच भी शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जब इसे बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है और जब इसे एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बदल जाता है। इस स्ट्रक्चर के बदलाव की वजह से ही इसका कलर बेसिक मीडियम में अलग और एसिडिक मीडियम में अलग। एक्चुअली बेसिक मीडियम में इसका कलर कोई कलर नहीं होता और एसिडिक मीडियम में ये पिंक कलर को शो करता है। तो बेसिकली आपने देखा कि क्रोमोफोर्स जो होते हैं वो खास तरह के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद हो सकते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ बहुत सारे लिखे हैं। जैसे मैंने पहला लिखा इथेनॉलिक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इथेनॉलिक कहते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटेनॉलिक कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं या एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर इसमें R जुड़ गया तो इसे कीटोन कहेंगे। इसमें OH जुड़ गया तो इसे एसिड कहेंगे। इसमें अगर OR जुड़ गया तो इसे एस्टर कहेंगे और अगर NH2 जुड़ गया तो इसे एमाइड कहेंगे। उसी तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N इसे नाइट्राइल कहते हैं। ये सारे जो हैं क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं जो किसी भी मटेरियल में मौजूद रहते हैं और इन्हीं की वजह से उनका कलर हमें विजिबल रेंज में अगर है तो वो दिखाई पड़ता है, अगर विजिबल रेंज में नहीं है तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक बात मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हों। सनलाइट भी एक क्रोमोफोर की तरह काम करता है। जब आप देखते होंगे कि ख़राब कपड़ों को आप फेंक देते हैं तो धीरे धीरे उन पर सनलाइट पड़ता है तो उसका कलर फेडेड होने लगता है, उसका कलर जाने लगता है
और पूरा मतलब अच्छा नहीं दिखता है। तो होता क्या है एक्चुअली, सनलाइट से जो ऊर्जा निकल के आती है वो फेंके गए कपड़े के ऊपर पड़ती रहती है, लगातार पड़ती रहती है, और वो सनलाइट क्या करता है, उसके अंदर जो क्रोमोफोर्स मौजूद हैं उसके बॉन्ड्स को रप्चर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो फेडेड कलर का होने लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लीच क्या होता है। ब्लीच बेसिकली एक जेनेरिक नेम है, एक कॉमन नेम है उन सारे केमिकल्स का, उन सारे कंपाउंड्स का जिसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री या डोमेस्टिक यूज में करते हैं। और वो यूज क्या है, वो हम लोग विभिन्न प्रकार के फैब्रिसेस से, फाइबर से कलर स्टेन्स को रिमूव करने या साफ़ करने के लिए करते हैं। कुछ ब्लीच ऐसे भी हैं जिनके अंदर एंटी मैक्रोबायल एक्टिविटीज़ भी हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, अर्थात वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं। जैसे कि आप स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुएं के पानी को ब्लीच करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जनरली ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। घर को सैनिटाइज करने के लिए भी, फर्श को भी सैनिटाइज करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सवाल यह उठने लगा कि किस मैकेनिज़्म के द्वारा, कैसे बैक्टीरिया को मार देता है, ब्लीच कैसे बैक्टीरिया को मार देता है, कैसे वो कपड़ों में लगे हुए कलर स्टेन्स को रिमूव कर देता है। तो आइए देखते हैं कि वह किस तरह से करता है इस काम को। इस चीज़ को समझने के लिए हमें H2O2 के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली। इसमें आप देख सकते हैं खुली किताब की तरह H2O2 का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन एक लीनियर में जुड़े हैं और एक दूसरे प्लेन में हाइड्रोजन है। हमें बेसिकली ऑक्सीजन जो लिंक है उस पर ध्यान देना है। ये काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन जो बॉन्ड होते हैं पेरोक्साइड में, वो काफ़ी वीक बॉन्ड होते हैं और सिंपली अगर उनको खुला छोड़ देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, या हीट करेंगे थोड़ा सा भी तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। और इसीलिए ये काफ़ी एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं और काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। और यह पाया गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो ऑक्सीजन जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो काफ़ी वीक बॉन्ड होता है। इवन जो बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, उसके आधा से भी कम होती है। इस वजह से इसको कम एनर्जी में भी तोड़ा जा सकता है और वो डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से H2O2 कपड़ों में लगे हुए कलर स्टेन्स को रिमूव करता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। H2O2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये एक नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। जब इसे पानी में घोलते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो सिंपल ऑक्सीजन देख रहे हैं उन्हें नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन वैसे ऑक्सीजन होते हैं जो फ्रेशली प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड या जब बन रहे हैं नया तब इन्हें नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही है मेन कल्प्रिट, मेन दोष। इन्हीं की वजह से ही हमारे जो कपड़े में लगे हुए कलर स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एक्चुअली ये करते क्या हैं, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर कपड़ा है तो उस कपड़े में हम आपको बता चुके हैं कि उसमें क्रोमोफोर्स होंगे, जिनकी वजह से उनका कलर इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। वो क्रोमोफोर्स में जब नेसेंट ऑक्सीजन उस पर अटैक करते हैं तो उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो बदल जाते हैं, पूरी की पूरी मॉलिक्यूल चेंज हो जाती है और एक नया तरह का सब्सटेंस बन जाएगा, न्यू तरह का सब्सटेंस बन जाएगा। और ये सब्सटेंस या तो इनके पास क्रोमोफोरिक ग्रुप या तो नहीं होगा, या तो क्रोमोफोर होगा भी तो वो विजिबल रेंज में अब लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से H2O2 कपड़ों को ब्लीच कर दिया। उसने नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ा, उस नेसेंट ऑक्सीजन ने जो क्रोमोफोरिक ग्रुप थे उस क्रोमोफोरिक ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर दिया और उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया और एक नया तरह का सब्सटेंस दिया जो या तो क्रोमोफोरिक ग्रुप को नहीं रखता हो, या रखता भी हो तो वो विजिबल लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको तभी दिखाई देगी जब वो विजिबल रेंज में होती है। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ब्लीच के अंदर एंटी मैक्रोबायल प्रॉपर्टी पाया जाता है, या वो किस तरह से बैक्टीरिया को मार सकता है। तो हम सभी जानते हैं बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, जैसे कि प्रोटीन मौजूद होगा, फैट्स मौजूद होगा और भी चीज़ें मौजूद होंगी। तो बेसिकली जो ब्लीच होते हैं वो
बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है या उसको डीनेचर कर देता है, उसके स्ट्रक्चरल और उसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव ला देता है, जिसकी वजह से अब वह या तो मर जाएगा या उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यह जो होते हैं वो एक एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ब्लीच जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और कपड़ों में लगे हुए कलर स्टेन्स को भी रिमूव करते हैं। आइए अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस को भी देख लेते हैं। ये काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। पहला तो हम देख चुके हैं इसका ब्लीचिंग एक्शन, जो कि ऊन, सिल्क, कॉटन, हड्डियाँ या बालों को कलर करने या उनसे कलर स्टेन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो इफ़ेक्ट है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी कर सकते हैं। ये जर्म्स को किल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाज़ार में या पर हाइड्रोल के रूप में भी हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसका, तीसरा जो एप्लीकेशन वो यह है कि हमारे जो ओल्ड पेंटिंग्स होती हैं वो जनरली उसके ऊपर पीबीएस का ब्लैक कवर चढ़ जाने की वजह से वो ख़राब दिखने लगती हैं। तो जब उनके ऊपर H2O2 का ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये पीबीएस कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में, लेड सल्फेट में, और इस तरह से उसका जो ब्लैक कलर है वो हट जाता है। उसी तरह से इसका चौथा जो यूज है वो आप देख सकते हैं एंटी क्लोर के रूप में भी कर सकते हैं। एंटी मतलब होता है प्रोटेक्शन, कहीं भी अगर एंटी लिखा है तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो और क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन। तो ये जो है कहीं भी अगर ट्रेसेज ऑफ क्लोरीन मिलता है तो ये उस ट्रेसेज ऑफ क्लोरीन को रिमूव कर देते हैं by converting them into HCl and oxygen. And the last application of H2O2 is in case of rockets and torpedoes. It can be used for propelling the rockets and the torpedoes. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 40% H2O2 का इस्तेमाल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए N2 गैस जनरेट किया जाता है, साथ में वाटर भी निकलता है और एक लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है। ये हीट फिर आगे टॉर्पीडोज और रॉकेट्स को प्रोपेल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि H2O2 का किस तरह से एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी भी है, आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ भी कर सकते हैं, और यह किस तरह से जर्म्स को मारता है, और साथ ही साथ किस तरह से कपड़ों में लगे हुए कलर स्टेन को हटाता है। आई होप you understand all the concepts. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.